हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम लोग एस ब्लॉक के संकुलन प्रवृत्ति के बारे में देखने वाले हैं, जिसे हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्सन टेंडेंसीज। और ये जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं और इस टाइप से क्वेश्चन जो है वो आपको 3 to 4 मार्क्स के लिए आते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एस ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट है वो किस प्रकार से कॉम्प्लेक्स आयन बनाते हैं, संकुल आयन बनाते हैं या फिर संकुल यौगिक बनाते हैं, वो हम लोग देखने वाले हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों को ग्रुप 1 ग्रुप 2 दोनों के बारे में बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इसके अलावा एस ब्लॉक एलिमेंट के और भी बहुत सारे वीडियो चैनल पर अपलोड हो चुके हैं, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, या फिर आप चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाकर के चेक कर सकते हो। तो चलिए गाइस देख लेते हैं हम लोग। तो संकुलन प्रवृत्ति को समझने से पहले हमें ये समझना काफी जरूरी है कि आखिर ये संकुल यौगिक होते क्या हैं, जिसे हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं। आप लोगों ने काफी बारी नाम सुना होगा कि संकुल यौगिक बनाते हैं, वो जो मेटल होते हैं वो संकुल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो इस टाइप से आप लोगों ने काफी ज्यादा सुना होगा। तो सबसे पहले हम लोग यही देखेंगे कि आखिर ये संकुल यौगिक होता क्या है, किस प्रकार से ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है वो बनता है और क्या क्या इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो वो हम लोग पहले देखेंगे, इसके बाद मैं आप लोगों को संकुलन प्रवृत्ति भी यहाँ पर बताऊंगी। तो देखिए छोटा सा डेफिनेशन मैंने लिखा हुआ है। संकुल यौगिक एक ऐसा यौगिक होता है या फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एक ऐसा कंपाउंड होता है जिसमें एक केंद्रीय धातु परमाणु होता है, मतलब सेंट्रल मेटल एटम होता है, जो कि अन्य अणुओं से घिरा होता है, जिसे लिगेंड कहते हैं। तो आई नो आपको डेफिनेशन उतना अच्छे समझ में नहीं आया होगा, तो इसलिए मैं आप लोगों को इसे डायग्राम के हेल्प से बता रही हूँ। स्ट्रक्चर वगैरह आप लोग देखोगे, फिर इसके बाद ये जो डेफिनेशन है उसको फिर से मैं बताऊंगी। तो चलिए एक हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। जस्ट ये वाला आप लोग एग्जाम्पल देखिए, जो कि एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। इस प्रकार से होता है संकुल आयन या फिर संकुल यौगिक। तो देखिए संकुल यौगिक में क्या होता है गाइस, बीच में जहाँ पे आप लोग देख रहे हो Fe आयरन, आयरन से जो है वो ये 6 CN मॉलिक्यूल जो है वो जुड़े हुए हैं। आप यहाँ पे देख रहे हो बीच में जो है वो आयरन प्रेजेंट होता है। तो ये जो बीच में होता है, जो भी हमारा एटम, जो भी हमारा आयन होता है, उसको हम लोग केंद्रीय धातु परमाणु या फिर केंद्रीय धातु आयन कहते हैं। केंद्र में उपस्थित होता है, इसलिए हम लोग इसको केंद्रीय धातु परमाणु कहते हैं, या फिर इसे हम लोग सेंट्रल मेटल एटम कहते हैं, क्योंकि ये ऐसा मेटल है, ऐसा धातु है जो कि इस संकुल के बीच में उपस्थित है, केंद्र में उपस्थित है, सेंटर में उपस्थित है। इसलिए हम लोग इसको केंद्रीय धातु परमाणु कहते हैं। धातु परमाणु क्यों? क्योंकि जो आयरन है वो एक प्रकार का क्या है, मेटल है, इसलिए हम लोग इसे केंद्रीय धातु परमाणु या फिर सेंट्रल मेटल एटम कहते हैं। तो क्लियर हुआ आपको? जो हमारा संकुल यौगिक होता है उसके बीच में जो केंद्र में जो उपस्थित होता है, जो केंद्र में होता है, उसको हम लोग केंद्रीय परमाणु कहते हैं या फिर सेंट्रल एटम कहते हैं। ये आपको क्लियर हुआ? अब देखिए ये जो आपका सेंट्रल मेटल एटम है उसमें मॉलिक्यूल जो है वो जुड़े होते हैं। इस प्रकार से बॉन्ड बना करके अन्य मॉलिक्यूल जो है वो इसे घेरे होते हैं। यहाँ पे देखिए टोटल 6 मॉलिक्यूल यहाँ पर प्रेजेंट है, CN CN CN। तो ये जो आपके मॉलिक्यूल या फिर जो भी ग्रुप होता है उसको हम लोग लिगेंड कहते हैं। क्लियर हुआ आपको? इस सेंट्रल मेटल एटम से जो भी मॉलिक्यूल या फिर ग्रुप जुड़ा होता है उसको हम लोग लिगेंड कहते हैं, और ये जो लिगेंड है वो इस मेटल एटम को घेर करके रखे होते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ? इस तरीके से ब्रैकेट भी लिखते हैं हम लोग, ब्रैकेट भी बनाते हैं, और यहाँ पे आपका 4-, खैर ये जो भी मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी इसका मतलब क्या होता है। तो ये तो हुआ गाइस हम लोगों का संकुल यौगिक। इसे बताने का मतलब यही है ताकि आप लोग जो बेसिक बातें उसे समझ सको कि संकुल यौगिक आखिर होता क्या है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता क्या है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में केंद्रीय परमाणु होता है Fe, और इसमें लिगेंड जो है वो इस तरीके से जुड़े रहते हैं, और इस प्रकार की जो संरचना होती है उसी को हम लोग संकुल यौगिक कहते हैं। क्लियर हुआ आपको? तो चलिए एक बार फिर से हम लोग डेफिनेशन पढ़ते हैं, अब आपको डेफिनेशन अच्छे से समझ में आएगा। तो संकुल यौगिक एक ऐसा यौगिक होता है या फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एक ऐसा कंपाउंड होता है जिसमें एक केंद्रीय धातु परमाणु सेंट्रल मेटल एटम होता है। जो मैंने एग्जांपल दिया उसमें सेंट्रल मेटल एटम कौन सा है आपका? Fe आयरन, जो कि बीच में है, जो कि अन्य अणुओं से घिरा होता है। अन्य कौन कौन से अणु से घिरा था? वो CN से घिरा था, CN ग्रुप से 6 CN ग्रुप से जो है वो घिरा था, और उसी CN को हम लोग क्या कहते हैं? लिगेंड कहते हैं। तो ये जो इस प्रकार का जो आपका कंपाउंड होता है गाइस, उसको हम लोग संकुल यौगिक या फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं। और इस पूरे टॉपिक में हम लोग यही देखने वाले हैं कि जो एस ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं वो किस टाइप के संकुल यौगिक या फिर किस टाइप के संकुल आयन बनाते हैं। क्लियर हुआ आपको? तो एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, वही जो बताई उसी का एग्जाम्पल है, पोटेशियम फेरोसाइनाइड। यहाँ पे फॉर्मूला देखिए पोटेशियम फेरोसाइनाइड का, K4FeCN6। अगर हम लोग इसका
अगर हम लोग इसे दो भाग में डिवाइड करते हैं, मान लो यहाँ पे देखिए K4FeCl6, अगर हम लोग इसको मान लो पानी में घोल दे, जल में घोल दे, तो ये दो आयनों में विभक्त हो जाते हैं। पहला आपका 4K+, यहाँ पे पोटेशियम आयन जो कि धनायन है, और यहाँ पे ऋणायन भी बनता है FeCl6 4-, जो कि आपका संकुल आयन बनाता है। इसी को मैं आप लोगों को बताई ना, FeCl6 4-, यही आपका जो है वो संकुल आयन है। जब हम लोग इसे पानी में घोलते हैं पोटेशियम फेरोसाइनाइड को, दो आयनों में ये विभक्त हो जाते हैं, एक तो धनायन, दूसरा ऋणायन। धनायन कौन सा है आपका 4K+, और ऋणायन कौन सा है आपका FeCl6 4-। इसमें FeCl6 4- संकुल आयन होता है। संकुल आयन मतलब यहाँ पे देखिए कॉम्प्लेक्स आयन, इस प्रकार से कॉम्प्लेक्स बनता है किसका, FeCl6 4- का। क्लियर हुआ आपको। और 4K+ को हम लोग ऐसे साइड में लिख देते हैं। तो इस प्रकार से होता है एक संकुल आयन या फिर एक संकुल यौगिक। K4FeCl6 को जल में घोलने पर FeCl6 4- संकुल आयन बनते हैं। इस प्रकार से अगर हम लोग इसको पानी में घोल देते हैं पोटेशियम फेरोसाइनाइड को, तो हमें संकुल आयन या फिर कॉम्प्लेक्स आयन मिलता है। केंद्रीय परमाणु उपसह संयोजक बंध के द्वारा लिगेंड से जुड़े रहते हैं। ये जो मैंने बताया था केंद्र में Fe है, वो इस उपसह संयोजक बॉन्ड के द्वारा आपस में, ये जो आपका लिगेंड है वो इस केंद्रीय परमाणु से जो है वो जुड़ा होता है। तो ये एक जस्ट इंट्रोडक्शन था गाइस कि संकुल यौगिक आखिर होता क्या है। अगर आपके एग्जाम में आता है कि एस ब्लॉक की संकुलन प्रवृत्ति बताइए, तो एटलीस्ट इतना आपको पहले लिखना पड़ेगा, एटलीस्ट आप लोगों को बताना पड़ेगा कि संकुल यौगिक आखिर होते क्या है। तो क्या क्या होते हैं संकुल यौगिक में, लिगेंड होता है और केंद्रीय धातु परमाणु होता है। लिगेंड क्या होता है, जो चारों ओर से इस प्रकार से जो इस केंद्रीय एटम को जो घेरे होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उस ग्रुप को लिगेंड कहते हैं। लिगेंड की संख्या हमेशा ज्यादा होती है, क्योंकि जो केंद्रीय परमाणु होता है केवल एक ही होता है, और जो लिगेंड होता है उसको चारों ओर से काफी सारे 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं, डिपेंड करता है कितने ग्रुप वहां पर प्रेजेंट है। क्लियर हुआ आपको, इतना लिख लोगे आप लोग संकुल यौगिक के बारे में। अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं गाइस। किसी भी धातु द्वारा संकुल यौगिक बनाने के लिए उसमें निम्नलिखित 3 गुणों का होना आवश्यक है। कोई भी मेटल तभी कॉम्प्लेक्स आयन बना सकते हैं जब उसमें ये 3 मेजर प्रॉपर्टी होना चाहिए। सबसे पहला है आपका परमाणु या धनायन का छोटा आकार, जो भी उसका एटम का साइज है उसका साइज जो है वो छोटा होना चाहिए। एकदम बड़ा सा आकार का होगा तो फिर वहां पे कॉम्प्लेक्स आयन नहीं बनेगा। सेकंड नंबर का है धनायन पर उच्च आवेश, जो भी आपका धनायन है उस पे जो चार्ज है वो काफी ज्यादा होना चाहिए, तभी संकुल आयन बन सकता है। तीसरा है रिक्त डी ऑर्बिटल की उपलब्धता, जो भी आपका धातु है, जो भी मेटल है उसमें जो है वो रिक्त डी ऑर्बिटल होना चाहिए, तभी वहां पर संकुल आयन बनता है। तो ये 3 मेजर कंडीशन आप लोग लिखोगे कि कोई भी धातु कोई भी मेटल तभी संकुल आयन बना सकते हैं, तभी संकुल यौगिक बना सकते हैं जब उसमें 3 गुण होना आवश्यक है। पहला तो जो भी परमाणु धनायन है उसका छोटा आकार होना चाहिए, दूसरा धनायन पर उच्च आवेश होना चाहिए, और तीसरा रिक्त डी ऑर्बिटल होने चाहिए। ये 3 आप लोग लिख लेना। अब चलिए हम लोग मेन इस टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को क्षार धातुओं के संकुल यौगिक बताऊंगी, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑफ एल्केलाई मेटल। उसके बाद मैं आप लोगों को क्षारीय मृदा धातु का बताऊंगी। सो गाइस एग्जाम में देखो जरूरी नहीं है कि पूरा एक साथ पूछ दे, कभी कभी ऐसा पूछते हैं कि केवल क्षार धातु के संकुल यौगिक बताइए, या फिर कभी ये पूछ सकते हैं कि क्षारीय मृदा धातु के संकुल यौगिक बताइए। तो जितना पूछा जाएगा उतना ही आप लोगों को लिखना है। अगर ये पूछा जाए कि एस ब्लॉक के संकुल यौगिक के बारे में बताइए, तो पूरा ये नोट्स आप लोगों को लिखना पड़ेगा। क्लियर हुआ। तो चलिए मैं आप लोगों को क्षार धातु मतलब एल्केलाई मेटल का बता देती हूँ। एल्केलाई मेटल आप लोग समझ रहे हो ना, एस ब्लॉक के एलिमेंट का जो ग्रुप 1 होता है, उसको हम लोग एल्केलाई मेटल कहते हैं। तो चलिए देखते हैं आप लोग। क्षार धातुओं में उनके बड़े आकार के धनायनों के कारण उनमें कॉम्प्लेक्स बनाने की प्रवृत्ति बहुत कम पाई जाती है। अब देखो जो ग्रुप 1 होते हैं, जो क्षार धातु होते हैं, एल्कलाई मेटल होते हैं, उनका जो धनायन होता है वो काफी बड़ा आकार का होता है। तो हम लोग पहले ही कंडीशन में पढ़ चुके हैं कि संकुल यौगिक तभी बनता है जब परमाणु या धनायन का आकार जो है वो छोटा होता है। अब अगर परमाणु या धनायन का आकार काफी बड़ा होगा तो जो भी संकुल आयन बनेगा वो अस्थायी बनेगा, मतलब अनस्टेबल होगा, जल्दी से वो मतलब परमानेंट नहीं होगा, केवल अस्थायी टाइप से ही बन पाएगा, या फिर वो बनेगा ही नहीं। तो इस प्रकार हम लोग एस ब्लॉक के एलिमेंट, अगर हम लोग ग्रुप 1 की बात करें, तो जो भी कॉम्प्लेक्स आयन होते हैं वो बहुत कम बनते हैं, उनकी बनाने की प्रवृत्ति जो है वो काफी कम होती है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को क्षार धातु के टोटल 5 ऐसे
संकुल यौगिक के बारे में बताने वाली हूँ, जिसको आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। और अगर एग्जाम में आता है तो कम से कम 5 तो एटलीस्ट लिखना पड़ेगा। इस अगर 1-2 लिखोगे तो नहीं चलेगा काम। अगर क्षार धातु के संकुल यौगिक आते हैं तो एटलीस्ट आप लोगों को 5 बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं 5 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और इजी टाइप से है वो मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देती हूँ। सबसे पहला है पोटेशियम आयन क्राउन 6 संकुल। अब देखो यहाँ पे पोटेशियम आयन क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए पोटेशियम कहाँ पाया जाता है, क्षार धातु है ना पोटेशियम, एस ब्लॉक के ग्रुप 1 में पाया जाता है पोटेशियम। तो पोटेशियम का ही ये क्या है, एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स है। तो इसीलिए हम लोग इसको पोटेशियम आयन क्राउन 6 संकुल कहते हैं। और यहाँ पे 6 क्यों है, क्राउन 6 क्यों है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 6 ऑक्सीजन एटम जो है वो प्रेजेंट है। 6 ऑक्सीजन लिगेंड जो है वो इस केंद्रीय धातु परमाणु क्या है आपका सेंट्रल में कौन सा मेटल प्रेजेंट है, पोटेशियम प्रेजेंट है। तो ये क्या है आपका केंद्रीय धातु परमाणु, या फिर जिसको हम लोग सेंट्रल मेटल एटम कहते हैं। और इसके चारों ओर ऑक्सीजन है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लिगैंड बोलेंगे, है ना। तो इस प्रकार से आप लोग इसकी संरचना बनाओगे। इसको प्रैक्टिस ही करना पड़ेगा, इस और कुछ इसमें और कुछ समझाने वाली बात ही नहीं है। जो कॉम्प्लेक्स होते हैं उसको प्रैक्टिस ही करना पड़ेगा आपको। तो ये है आपका पोटेशियम आयन क्राउन 6 संकुल। यहाँ तक क्लियर हुआ आपको। अब चलिए मैं आप लोगों को और भी ऐसे संकुल बताती हूँ। सेकंड नंबर का है लिथियम आयन क्राउन 4 संकुल। हम लोगों ने पिछले बार क्या देखा था, पोटेशियम का संकुल देखा था। अब यहाँ पे हम लोग लिथियम का संकुल देखने वाले हैं। ध्यान देना गाइस, जितने भी मैं आप लोगों को बता रही हूँ, चाहे पोटेशियम, लिथियम, सोडियम, वो सारे क्षार धातु के अंतर्गत आते हैं, सारे एल्किलाई मेटल हैं। क्लियर हुआ आपको। तो यहाँ पे देखिए क्या कहा जा रहा है, क्राउन 4 मतलब यहाँ पे लिगेंड की संख्या केवल 4 है। यहाँ पे देखिए 4 ऑक्सीजन एटम है। तो इस प्रकार से संकुल बनते हैं। लिथियम जो है वो सेंट्रल मेटल एटम होता है, केंद्रीय धातु परमाणु होता है, बीच में होगा लिथियम, और लिथियम से 4 ऑक्सीजन जो लिगैंड है वो इस तरीके से उपसहसंयोजक बंध द्वारा जो है वो जुड़े रहते हैं। तो ये है आपका लिथियम आयन 4 संकुल, लिथियम आयन क्राउन 4 संकुल। क्लियर हुआ आपको। अब चलिए तीसरा नंबर का हम लोग देख लेते हैं, सोडियम आयन क्राउन 5 संकुल। तो यहाँ पे देखिए 5 लिगैंड है, बीच में क्या है आपका सोडियम है। सोडियम को 5 लिगैंड घेरे हुए हैं। तो ये है आपका सोडियम आयन क्राउन 5 संकुल। बना लोगे गाइस, पूरा प्रैक्टिस कीजिए, ये जो है वो एग्जाम में आते हैं। चौथे नंबर का है डाई बेंजो 18 क्राउन 6। अब देखो डाई बेंजो, यहाँ पे बेंजीन रिंग कितना है, 2 है ना। तो डाई बेंजो और 18 क्राउन 6। क्राउन 6 यहाँ पे लिगेंड ऑक्सीजन जो है वो कितने हैं, टोटल 6 है। और 18 क्यों, इसमें 18 एटम जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। तो सबको हम लोग यहाँ पे नहीं बता सकते, केवल जस्ट एक ड्रॉ करके हम लोग ऐसा बनाएंगे ताकि आप लोगों के लिए भी इजी हो बनाना। पूरा 18 एटम को दिखाते रहोगे तो फिर वो जो भी कॉम्प्लेक्स बनाओगे ज़्यादा हार्ड हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो क्लियर हुआ गाइस। अब चलिए 5वें नंबर का मैं बताती हूँ, 18 क्राउन 6। 18 क्राउन 6 यहाँ पर फर्क क्या है, जो पहले वाला बताइए और अभी में फर्क क्या है। वहां पे डाई बेंजो था, 2 बेंजीन रिंग जुड़ा हुआ था। यहाँ पे कोई भी बेंजीन रिंग राइट साइड नहीं जुड़ा हुआ, इसलिए 18 क्राउन 6 है। टोटल 6 लिगेंड यहाँ पर मौजूद है ऑक्सीजन। तो ये तो था गाइस क्षार धातु के संकुल यौगिक। तो क्षार धातु के संकुल यौगिक अगर एग्जाम में आएगा तो सबसे पहले तो आप लोग संकुल यौगिक के बारे में लिखोगे कि संकुल यौगिक क्या होता है, संकुल यौगिक, ये सब चीज लिखोगे। उसके बाद एटलीस्ट 5 एग्जाम्पल आप लोग क्षार धातु के बारे में लिख देना कि जो एल्केलाई मेटल होते हैं, जो क्षार धातु होते हैं, वो इस टाइप के संकुल जो है वो बनाते हैं। क्लियर हुआ आपको। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्षारीय मृदा धातु के संकुल यौगिक। क्षार धातु का मैं आप लोगों को बता दी। अब हम लोग क्या देखेंगे, क्षारीय मृदा धातुओं के संकुल यौगिक, या जिसको हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑफ एल्केलाइन अर्थ मेटल। पहला पॉइंट इसमें लिखिए आप लोग, क्षारीय मृदा धातुओं में भी संकुलन की प्रवृत्ति अधिक नहीं होती है। बेरिलियम सबसे स्थायी संकुल बनाते हैं। अब जैसे कि क्षार धातु का हम लोग देखे थे कि जो क्षार धातु होते हैं, जो एल्केलाई मेटल होते हैं, वो उतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते हैं, उतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नहीं बनाते। सेम ये इसी तरीके से जो क्षारीय मृदा धातु होते हैं वो भी उतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते हैं, बट फिर भी बनाते हैं। सबसे ज़्यादा आपको बेरिलियम जो है वो स्थायी संकुल बनाते हैं। तो इनमें संकुल निर्माण की प्रवृत्ति निम्न क्रम में होती है। यहाँ पे देख रहे हो संकुल यौगिक के निर्माण की प्रवृत्ति निम्न क्रम में होती है। बेरिलियम जो है वो सबसे ज्यादा स्थायी कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, या फिर स्टेबल कॉम्प्लेक्स स्थायी संकुल बनाते हैं। मैग्नीशियम थोड़ा उससे कम, फिर कैल्शियम कम, स्ट्रांजियम कम, और बेरियम बहुत ही कम संकुल बनाते हैं। तो इस तरीके से इसका जो अरेंजमेंट है वो आप लोग देख लेना। बेरिलियम के कई प्रकार के संकुल ज्ञात है। बेरिलियम जो है वो काफी ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो उसी चीज के बारे में आगे मैं आप लोगों को बेरिलियम के बहुत सारे कॉम्प्लेक्स के बारे में आगे बताने वाली हूँ।
तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहला देखने वाले हैं। सो गाइस ध्यान देना, ये सभी आपके क्षारीय मृदा धातु है ना, एल्केलाइन अर्थ मेटल है। BF3 संकुल आयन। तो यहाँ पे देखिए इसकी जो आकृति होगी वो त्रिकोणीय समतली संरचना है। बीच में आपका बेरिलियम है, 3 लिगेंड, 3 जो एफ है वो इस बेरिलियम को घेर के रखे हुए हैं। तो इस तरीके से इसकी संरचना बनती है जो कि आपका त्रिकोणीय समतली संरचना कहलाता है। तो ये है आपका बेरिलियम का फर्स्ट संकुल आयन। बस यही है गाइस, इसमें और कुछ भी नहीं है। केवल हमको इस पूरे टॉपिक में यही देखना है कि जो भी हमारे एस ब्लॉक के मेटल वगैरह है वो कैसे कैसे संकुल, किस किस आकृति का क्या क्या नाम रहता है, यही सब हमको यहाँ पर बनाना है। दूसरा देखते हैं टेट्राफ्लोरो बेरिलेट संकुल आयन, जिसका फॉर्मूला है BeF4 2-। तो BeF4 बीच में क्या है आपका बेरिलियम है और 4 यहाँ पर लिगेंड F जो है वो इसको घेर के रखे हुए हैं। तो इस प्रकार इसकी संरचना बनती है। और इस प्रकार अगर आप सबको इधर जोड़ोगे ना एक दूसरे से तो इसकी आकृति जो है वो टेट्राहेड्रल होता है, मतलब चतुष्फल की संरचना जो है वो, ये संकुल आयन की जो संरचना होती है वो चतुष्फल की संरचना होती है। तो ये सारे जो भी संकुल आयन, जो भी कॉम्प्लेक्स है, इसका आप लोगों को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्लियर हुआ? अब चलिए तीसरे नंबर का जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्लोरोफिल की संरचना। तो क्षारीय मृदा धातु में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कोई कॉम्प्लेक्स है तो वो है आपका क्लोरोफिल की संरचना। और ये एक प्रकार का नेचुरल कॉम्प्लेक्स है गाइस। क्लोरोफिल आप लोगों ने नाम सुना ही होगा, हरे पत्तियों में पाए जाते हैं, जिसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, फोटोसेंसिटाइजेशन, फोटोसिंथेसिस समथिंग कुछ की क्रिया होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए क्लोरोफिल जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस क्लोरोफिल के बीच में जो हम लोग यहाँ पे संकुल देखने वाले हैं, क्लोरोफिल की संरचना, उसके बीच में मैग्नीशियम पाया जाता है। ये चीज़ आप लोग 3rd ईयर में पढ़ोगे, अच्छे से पढ़ोगे 3rd ईयर में इसको, इस डायग्राम को। बट यहाँ पे भी आप लोग इसका थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना। जो क्लोरोफिल की संरचना होती है, क्लोरोफिल का जो संकुल होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, उसके बीच में मैग्नीशियम मेटल जो है वो प्रेजेंट होते हैं, बीच में मैग्नीशियम धातु प्रेजेंट होता है। लिगेंड यहाँ पर नाइट्रोजन, एक प्रकार का इसको पोरफायरिन चक्र कहते हैं या फिर पोरफायरिन साइकिल कहते हैं। और इस प्रकार से ये संकुल जो है वो बनता है। इसमें जो है वो टेल भी होता है। तो ज़्यादा मैं यहाँ पे डिटेल में डायग्राम नहीं बनाई हूँ, जस्ट ऐसे कर दी हूँ। तो इसमें भी काफ़ी सारे ग्रुप वगैरह जुड़े होते हैं टेल में। तो इस प्रकार से इसकी संरचना थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना गाइस आप लोग। ये जो R होते हैं वो मेथिल ग्रुप वगैरह होते हैं, एल्किल ग्रुप वगैरह होते हैं। तो इस प्रकार से क्लोरोफिल की संरचना होती है। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। बुक में देखोगे, इस बुक में बहुत हार्ड तरीके से दिया है, मैंने गूगल से निकाल के ये डायग्राम आप लोगों के लिए बनाया हुआ है। अगर आप लोग बुक में देखोगे ना तो ये पूरा CH3 CH2 CH3 CH2 ऐसा पूरा जुड़ा हुआ है। बट उतना मैं नहीं चाहती उतना हार्ड डायग्राम आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ो। तो इस वजह से मैंने गूगल से निकाल करके काफ़ी ईजी जो डायग्राम है वो मैंने आप लोगों के लिए बनाया हुआ है। तो इसको आप लोग बना जरूर लेना। क्लोरोफिल मैग्नीशियम का एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संकुल है। तो ये जो है वो एक नेचुरल कॉम्प्लेक्स है जो कि हरी पत्ती में पाया जाता है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम एटम का पोरफायरिन चक्र के 4 नाइट्रोजन एटम के साथ उप सहसंयोजी आबंध बनाता है। मतलब इसमें यही कहा जा रहा है कि बीच में मैग्नीशियम होता है, चारों ओर नाइट्रोजन जो है वो उपस्थित होते हैं और इनके बीच जो बॉन्ड होता है वो उप सहसंयोजक बंध आबंध जो है वो बनाते हैं। तो ये तो हुआ गाइस एस ब्लॉक के जितने भी मेटल है उसके कॉम्प्लेक्स यौगिक या फिर संकुल यौगिक, जिसके बारे में आप लोगों को लिखना है। और आई होप आज का वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। कैसा लगा वीडियो आज का जरूर बताना कमेंट करके। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।